नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड मनियंगार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है उसको कैसे पढ़ा जाता है। ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है जहां हम समझेंगे इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। लैंग्वेज वीडियो की बहुत सिंपल है, वीडियो एक्सट्रीमली बिगिनर फ्रेंडली है और एज ऑलवेज इसको टाइम स्टैम्प किया गया है। तो अगर आप कोई पार्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप चाहे तो उसको 1.5x में देख सकते हो। इट्स योर विश। तो पहले ये समझ लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखो, जब भी आप एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते हो ना, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हर साल कंपनी ने एक बार अपनी सारी बुक्स पब्लिक को दिखानी होती है ऑडिट करने के बाद। ऑडिट मतलब क्या होता है, एक ऑडिटर होता है, वो आके देखता है कि आपकी सारी जो डेटा है वो आपने फेयरली प्रेजेंट की है या नहीं। तो ये चीज़ मैंडेटरी होती है एंड कंपनीज हर साल आपको बताती है कि देखो हमने इतने पैसे बनाए, वहाँ पे हमने इतने पैसे खर्च किए, यहाँ पे इतने सारे सोर्सेज से हमारा इतना इनकम था एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 3 ऐसी मेन स्टेटमेंट्स बनती है। सबसे पहली होती है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी होती है बैलेंस शीट और तीसरी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से ही शुरुआत करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी इजी हो। तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको टीसीएस की इनकम स्टेटमेंट दिख रही है। इनकम स्टेटमेंट एनुअल बेसिस पे होती है और आप अगर सबसे ऊपर देखोगे आपको दिखेगा यहाँ पे मार्च 2019, 2020, 2021। तो हर साल मार्च में आपको एक कंपनी के पूरे साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने मिलेगी। इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ही चीज होती है। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर जो आपको चीज दिखती है इसको टॉप लाइन बोलते हैं। टॉप लाइन मतलब सेल्स और रेवेन्यू सेम चीज होती है, मतलब आपने क्या प्रोडक्ट बेचा। अगर आप कहते हो आपके सेल्स 1000 करोड़ के, मतलब यू सोल्ड 1000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोडक्ट। तो इस केस में टीसीएस ने 191,754 करोड़ का प्रोडक्ट सेल किया है। और दूसरी चीज जो आती है वो होती है एक्सपेंसेस, मतलब आपके सारे खर्चे, मतलब आपने इतनी सारी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेची वो बेचने में आपको क्या क्या खर्चे लेने पड़े। एंड जब आप सेल्स और एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो आपको एक फिगर आता है कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53,057 करोड़ का था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा फर्क होता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अज्यूम कीजिए आप एक वड़ा पाव का स्टॉल ओपन करते हो और आप वड़ा पाव बेचने के लिए आलू खरीदते हो, फिर मसाले खरीदते हो, तेल खरीदते हो, एक कढ़ाई खरीदते हो, गैस खरीदते हो। ये सारे हो गए आपके कॉस्ट। तो इस केस में हम अज्यूम करेंगे कि आपने 1000 रुपए के खर्चे किए। अब उन 1000 रुपए के खर्चे करने के बाद आप वड़ा पाव बेचते हो लोगों को। आप 15 रुपए का एक वड़ा पाव बेचते हो और इसे बेच के आप 1500 रुपए तक के वड़ा पाव बेच देते हो। तो यहाँ पे आपने 1500 रुपए के वड़ा पाव बेचे और 1000 रुपए के खर्चे किए। वड़ा पाव बेचना इस एक्टिविटी से आपने 500 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया। लेकिन अज्यूम करते हैं कि आपने जो सारे खर्चे किए 1000 रुपए के वो आपने बैंक से लोन लेकर किए थे। तो अब आपको बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट जो होता है वो एक ऐसा खर्चा है जो वड़ा पाव बेचने से एसोसिएटेड नहीं होता, मतलब एक ऐसा खर्चा जो आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से एसोसिएटेड नहीं रहता। इस खर्चे को हम एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। इसीलिए हम ऐसे खर्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से कंपनीज बैंक से लोन लेके खर्चे करते हैं या कुछ कंपनीज होते हैं जिनके पास ऑलरेडी थोड़े पैसे होते हैं वो उनसे खर्च करते हैं। तो अगर एक कंपनी है जो इंटरेस्ट में बहुत पैसा स्पेंड करती है हर साल और एक कंपनी है जो बिल्कुल नहीं करती और हमको इन दोनों को कंपेयर करना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें समझता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इस केस में वो है 28%। तो नेचुरली लोन वाली कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होगा क्योंकि लोन भरने के बाद इनके पास बहुत कम पैसे बचते हैं। तो अगर हम इनको डे टू डे बिजनेस के बेसिस पे कंपेयर करना चाहते हैं तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यूज करते हैं। लेकिन चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एचडीएफसी बैंक की इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देखोगे आपको रेवेन्यू दिखेगा और एक्सपेंसेस दिखेंगे और एक और लाइन आइटम होगा कॉल्ड इंटरेस्ट। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह फाइनेंसिंग प्रॉफिट लिखा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक इज अ फाइनेंशियल कंपनी। जब भी एक कंपनी लोन्स और बोरोइंग के बिजनेस में होती है, इंटरेस्ट ये उनके लिए एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, मतलब इंटरेस्ट ये उनके डे टू डे बिजनेस का एक एक्सपेंस है। जैसे अगर हम अपने वड़ा पाव वाले एग्जांपल में जाएंगे तो बैंक का लोन चुकाना वड़ा पाव बेचने से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है।
लेकिन एक बैंक के बिजनेस में इंटरेस्ट भरना या किसी से लेना उनके बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। इसीलिए फाइनेंशियल कंपनीज के केस में इंटरेस्ट को कंसिडर करने के बाद ही हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट लेते हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट मतलब इन दिस केस ऑपरेटिंग प्रॉफिट जस्ट फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। मतलब जो भी टीसीएस सेल्स कर रहा है उसमें का 28% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। फिर आता है अदर इनकम। अब ये वो इनकम होता है जो आपके डे टू डे बिजनेस से आपके पास नहीं आता। तो चलिए हम अपनी वड़ा पाव वाली एग्जांपल के पास वापस जाते हैं। अजूम कीजिए आप वड़ा पाव बेच रहे हो, आपके कस्टमर्स आ रहे हैं जा रहे हैं और आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है। आप फ़ोन देखते हो, आपने 2 साल पहले टीसीएस के शेयर्स लिए थे और आपको आज डिविडेंड मिला। तो ये जो डिविडेंड है वो वड़ा पाव बेचने से नहीं आया ना, ये आपके लिए अदर इनकम होता है। तो इस केस में अगर एक कंपनी एक बिल्डिंग रेंट पे देती है या किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखती है, तो यहाँ से जो सारा रेंट आता है, डिविडेंड्स आते हैं, ये इनके लिए अदर इनकम हो जाते हैं। अब आते हैं इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, 2 बहुत बड़े एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट मतलब आप जानते हैं, जो आप बैंक से लोन लेते हो उस लोन पे जो ब्याज चुकाते हो वो होता है इंटरेस्ट। और दूसरा होता है डेप्रिसिएशन, ये एक नॉन कैश चार्ज होता है। आप समझते हैं क्या होता है? अजूम कीजिए आप एक नई गाड़ी खरीदते हो 5 लाख रुपए की, 1 साल बाद इस गाड़ी की वैल्यू सिर्फ 3,80,000 रुपीज है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप गाड़ी यूज करते हो, गाड़ी में जो वेयर एंड टेयर होता है इसके वजह से गाड़ी की वैल्यू नीचे जाती है। तो कंपनीज भी जो सारी मशीनरी लेते हैं, एसेट्स लेते हैं, उन सारे चीज़ों में जब वेयर एंड टेयर होता है, यहाँ पे कुछ डिप्रिसिएशन आता है जो इन्होंने अपने बुक्स में दिखाना होता है। तो डिप्रिसिएशन के केस में कंपनी अपने जेब से पैसे दे नहीं रही है, लेकिन ये एक एक्चुअल एक्सपेंस है जो पूरे साल में ओकर कर गया है, क्योंकि इनके जो एसेट्स थे वो वैल्यू में अब कम हो गए हैं डिप्रिसिएशन की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। और अब ये सारे खर्चे काटने के बाद आपको जो चीज़ मिलती है वो होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। मतलब अब फाइनल स्टेप बचा गवर्नमेंट को टैक्स देना। ये देने के पहले हमारे पास कितने पैसे थे, और फिर टैक्स भरने के बाद जो आपके पास फाइनली हाथ में बचता है, ये सारा पैसा शेयर होल्डर्स का होता है। वो होता है आपका नेट इनकम। और जब आप इस नेट इनकम को उस कंपनी के टोटल जो सारे शेयर्स आउटस्टैंडिंग है इससे डिवाइड करते हो तो आपको अर्निंग्स पर शेयर मिलते हैं। मतलब अगर आज आप टीसीएस का 1 शेयर ओन करते हो तो उस 1 शेयर के लिए टीसीएस के पास जो अर्निंग्स है वो होता है अर्निंग्स पर शेयर। इन दिस केस इट इज़ 104.75 रुपीज़। एंड फाइनली नीचे आपको एक छोटा और लाइन आइटम दिखेगा, वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब इस 104.75 रुपीज़ में से टीसीएस ने 41% दिया आपको एज डिविडेंड। ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया क्योंकि टीसीएस को लगा चलो अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा पैसा दे देते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट वी अर्न। तो ये होती है आपकी टोटल इनकम स्टेटमेंट। आपने नोटिस किया होगा हम सेल से स्टार्ट करते हैं और नेट इनकम पे आते हैं। आपका फिगर धीरे 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 कम होता जाता है, लेकिन इतना सारा ब्रेकडाउन इसका क्या फ़ायदा है? चलो बताता हूँ। देखो, जब आप देखते हो कि एक कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि यार यहाँ पे कॉस्ट इन लोग सही से मैनेज नहीं कर रहे। या आपको ऐसी भी कंपनीज देखने मिलेंगी जिनका अदर इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप ये बोल सकते हो कि यार ये डे टू डे धंधे से इतना पैसा कमा ही नहीं पा रहे। फिर आप कुछ ऐसी कंपनीज देखोगे जिनका डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। इससे आपको ये समझ आता है कि ये कंपनीज एसेट हैवी है, मतलब इनके पास बहुत सारे एसेट्स है एंड इन एसेट्स में आगे जाके और भी डिप्रिसिएशन आ सकता है। फिर अगर आप देखते हो कि एक कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है तो आप ये भी पता कर सकते हो कि कंपनी ने बहुत लोन्स लेके रखे हैं एंड मे बी आगे जाके ये रीपे नहीं कर पाएंगे। या फिर किसी कंपनी का टैक्स रेट बहुत ही कम है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी में कुछ इंटरनल लफड़े चल रहे हो अकाउंटिंग को लेके। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में इतना ब्रेकडाउन इसलिए होता है क्योंकि हर एक एलिमेंट आपको कोई एक नई चीज़ बताती है। इनकम स्टेटमेंट का एक और बड़ा एडवांटेज होता है कि जब आप इनको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं आपको पता चलता है सेल्स कितने बड़े हैं, आपको ये पता चलता है एक्सपेंसेस कितने बड़े, आपको ये भी पता चलता है कि कंपनी ने अपने लोन्स कम किए हैं या नहीं। बेसिकली जितना ज़्यादा आप देखोगे आपको उतना ही ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड जो आपने आपके स्क्रीन पे अब देखा दैट्स फ्रॉम अ वेबसाइट कॉल्ड screener.in। अब मैंने ये वेबसाइट क्यों यूज़ की? देखो, सीन ऐसा है कि ये वेबसाइट जो कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं वो सेम फॉर्मेट पे अपने वेबसाइट पे डालती है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत से कंपनीज अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं या अलग अलग वेज में अपनी चीज़ों को रेफर करते हैं। तो इसके लिए अगर आप हर एक कंपनी के फाइनेंशियल्स उनके वेबसाइट से निकाल के देखने लगे देयर माइट बी अ कन्फ्यूजन, वेयर एज दिस वेबसाइट हेल्प्स यू कंपेयर मोर ईजिली। ऑल्सो ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद ये वेबसाइट यूज़ करता हूँ इसीलिए मैंने आपको बताया। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर नाउ। ये रहा हमारा वीडियो ऑन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट 1। इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्दी आने वाला है। अगर आपको सबसे पहले देखना है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा द मोमेंट वी रिलीज द नेक्स्ट पार्ट।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए एंड वील डिस्कस इट ओवर देयर। एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कर दीजिए और एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए हु शुड लर्न फाइनेंस मोर।